हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित कुछ प्रावधान देखेंगे। ये इसमें हम लोग आज आर्टिकल्स देखेंगे 196 से 201 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 196 देखते हैं, प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। स्टेट लेजिस्लेचर में बिल्स कैसे पास होंगे। जो भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल्स हैं वो तो विधानसभा में ही केवल पहले इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो विधान परिषद में पहले नहीं जा सकते हैं। और जो दूसरे बिल्स हैं वो चाहे तो विधानसभा में पहले ले जाइए या फिर विधान परिषद में ले जाइए, ये ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि सीधे विधानसभा में ही पहले ले जाना होगा। ऑर्डिनरी बिल देखिए, एक मिनिस्टर द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है या किसी अन्य मेंबर द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल हमेशा मिनिस्टर द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, जहां जहां जिन जिन राज्यों में जो 6 राज्य हैं जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वहां पे कोई भी बिल तब पास माना जाएगा जब दोनों सदन पास कर दें, विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट्स पे दोनों सदनों को एग्री करना होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि पहले किसी एक सदन में बिल प्रस्तुत होगा और उसके बाद वो दूसरे सदन में, पहले सदन में पास होगा, फिर उसके बाद दूसरे सदन में पास होगा, उसके बाद फिर गवर्नर के पास भेजा जाएगा एसेंट के लिए। और जिन राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं, तो उसमें तो बहुत इजी है, केवल विधानसभा है, वहां पास करके फिर गवर्नर के पास भेज दिया गया एसेंट के लिए। ठीक है, लेकिन ये हम लोग ये कह तो रहे हैं कि विधान परिषद की भी मंजूरी लेनी होगी और वहां से भी पास कराना होगा, लेकिन अभी हम लोग आर्टिकल 197 में देखेंगे कि विधान परिषद के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, वो बिल को रोक नहीं सकते, इसलिए कभी भी दोनों सदनों के बीच में डेडलॉक कभी नहीं होता। जैसे राज्यसभा और लोकसभा के बीच में हो जाता है डेडलॉक, वैसा डेडलॉक कभी भी विधानसभा और विधान परिषद के बीच में नहीं होता, क्योंकि विधानसभा की पावर्स बहुत लिमिटेड है बिल को रोकने के संबंध में। वो भी आर्टिकल 197 में देखेंगे, तो विधानसभा केवल थोड़े समय के लिए डिले कर सकती है। विधानसभा अगर सहमत नहीं है किसी बिल पे, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल ही है, तो भी उसका तरीका है, उसको बिल को पास किया जा सकता है, और उसके लिए किसी जॉइंट सिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। जॉइंट सिटिंग स्टेट लेजिस्लेचर में होती ही नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर हाउस प्रोरोगेट हो गया, प्रोरोगेशन मतलब कि सदन का सत्र खत्म कर दिया गया, तो फिर कोई बिल जो पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगा, वो डिले हो जाएगा, वो अगले सत्र में फिर टेकअप किया जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि सत्र खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, बिल किस स्टेज से गुजरता है। पहले जैसे लोकसभा में था, राज्यसभा में था, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, उसी तरह सेकेंड हाउस में भी फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे पार्लियामेंट में है, वैसे यहाँ पे है। अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर्स कितनी है, विधान परिषद की पावर्स। तो आर्टिकल 197 में ये दिया है, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स, दैट इज ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मनी बिल्स के विषय में तो राज्यसभा के पास भी कोई खास पावर नहीं थी, केवल रिकमेंडेशन देने की पावर थी। विधान परिषद के पास भी कोई पावर नहीं है, 14 दिन तक होल्ड कर सकते हैं और रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स के केस में राज्यसभा के पास बहुत पावर थी, तो हमने पढ़ा था वहां पे, वो अगर चाहे तो रोक दे उसको बिल को, और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ सेम चीज यहाँ पे नहीं है स्टेट में। विधान परिषद के पास ये कोई ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो कानून बनने से रोक ही देगा। तो आइए देखते हैं कि क्या पावर्स हैं विधान परिषद के पास। ऑर्डिनरी बिल अगर है, अगर लोग विधानसभा द्वारा पास किया गया है, ठीक है, तो फिर वो विधान परिषद के पास भेजा जाएगा। अब विधान परिषद के पास
चार ऑप्शन है। पहला ये कि बिना किसी अमेंडमेंट के एज इट इज वो बिल को पास कर दे, ठीक है। दूसरा, वो कुछ अमेंडमेंट डाल करके बिल पास कर दे और उसको विधानसभा को वापस कर दे। अमेंडमेंट डाल करके पास कर दिया और उसको विधानसभा को वापस कर दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, दो बातें हो सकती है। विधानसभा चाहे तो उन अमेंडमेंट्स पे एग्री भी कर सकती है, विधानसभा चाहे तो वो अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट भी कर सकती है, उससे असहमत हो सकती है। इसमें क्या क्या होगा अभी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, वो विधान परिषद चाहे तो बिल को पूरा रिजेक्ट कर दे, पूरा ही बिल रिजेक्ट कर दे। और चौथा ऑप्शन ये है कि वो बिल पे कोई एक्शन न ले और उसको पेंडिंग रखे लंबे समय तक, ठीक है। ये चार काम विधान परिषद कर सकती है। पहला, बिल को पास कर दिया। दूसरा, बिल को पास तो किया लेकिन कुछ अमेंडमेंट करके, वो अमेंडमेंट विधानसभा को एक्सेप्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा, बिल को रिजेक्ट कर दिया पूरी तरीके से। और चौथा, कोई एक्शन ही नहीं लिया लंबे समय तक और उसको बिल को पेंडिंग रखा। आ जाइए अब इसमें देखते हैं क्या होता है। पहले इस केस को देख लेते हैं। बिल विदाउट अमेंडमेंट पास कर दिया या फिर विथ अमेंडमेंट पास किया लेकिन वो अमेंडमेंट्स विधानसभा को मंजूर है। तो इन दोनों ही केस में बिल दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा और गवर्नर को भेज दिया जाएगा उनकी मंजूरी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं और जो केसेस है, अमेंडमेंट के संग पास किया है और विधानसभा को मंजूर नहीं है वो अमेंडमेंट्स, या फिर बिल को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर 3 महीने तक बिल को पेंडिंग रखा है। 3 महीने तक बिल को पेंडिंग रखा है, कोई एक्शन नहीं लिया है, यस नो कुछ नहीं कहा है। इस केस में विधानसभा क्या करेगी, बिल को फिर से पास कर देगी, ठीक है, और उसको विधान परिषद को भेज देगी। ये दोबारा पास कर दिया विधानसभा ने इन 3 केसेस में, ठीक है। अब विधान परिषद क्या करेगी, विधान परिषद ये कर सकती है कि बिल को पास करे कुछ अमेंडमेंट के साथ जो कि विधानसभा को मंजूर नहीं है, फिर से बिल रिजेक्ट कर दे, फिर और इसके बाद फिर 1 महीने तक कोई एक्शन न ले बिल पे और पेंडिंग रखे। दोबारा पास होकर के आया विधानसभा से विधान परिषद में। विधान परिषद ने क्या किया, या तो बिल को पास कर दिया अमेंडमेंट्स के साथ जो कि विधानसभा को मंजूर नहीं है, या तो फिर से बिल को रिजेक्ट कर दिया, या तो बिल को फिर से 1 महीने, इस बार 1 महीना पेंडिंग रखा। पिछली बार 3 महीना पेंडिंग रखा था, इस बार 1 महीना पेंडिंग रखा। इस केस में इन चीजों के होने के बावजूद भी दोनों सदनों से पास किया हुआ माना जाएगा बिल। और किस फॉर्म में पास किया हुआ माना जाएगा, जिस फॉर्म में विधानसभा ने पास किया था, ठीक है। जो अमेंडमेंट किए थे वो विधान परिषद में वो माने नहीं होंगे। विधानसभा ने जिस फॉर्म में दूसरी बार पास करके भेजा था, उस फॉर्म में पास किया हुआ माना जाएगा ये बिल। इवन दो विधान परिषद ने अमेंडमेंट कर दिए हैं, वो अमेंडमेंट मान्य नहीं होंगे। विधान परिषद ने रिजेक्ट कर दिया है दूसरी बार भी, वो रिजेक्शन मान्य नहीं होगा। विधानसभा 1 महीने तक फिर से रखे हुआ है, पहले 3 महीने रखे हुआ था, अब 1 महीने रखे हुआ है, कुछ काम नहीं किया उस पर, वो भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा। किस फॉर्म में पास माना जाएगा, जो दूसरी बार विधानसभा ने पास किया जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में पास माना जाएगा। अगर विधान परिषद ने पहली बार में कुछ अमेंडमेंट उठाए थे, उसमें से कुछ अमेंडमेंट विधानसभा मान गई थी, तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बार फाइनली उन्होंने पास किया था विधानसभा ने, उस फॉर्म में ये पास माना जाएगा बिल और गवर्नर को भेज दिया जाएगा उनकी मंजूरी के लिए। तो फिर इसका मतलब हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अल्टीमेट जो ऑर्डिनरी बिल्स के केस में जो अल्टीमेट पावर है बिल्स को पास करने की, वो विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। क्योंकि विधान परिषद अगर नामंजूर कर दे रहा है तो भी हम विधानसभा उसको सेकंड बार पास करके उसको ओके करके गवर्नर के पास भेज दे रही है मंजूरी के लिए। विधान परिषद के पास बहुत से बहुत इतनी पावर है कि वो 4 महीने डिले कर सकती है बिल को।
3 महीने पहली बार में, फिर दोबारा पास होके आया, उसके बाद 1 महीना और, ठीक है, तो 4 महीना का वो डिले कर सकती है, उसको कानून बनने से नहीं रोक सकती। और दूसरी बात कि जब भी अगर दोनों हाउस डिसएग्री कर रहे हैं, विधान परिषद रिजेक्ट कर दे रही है बार बार, तो भी ज्वाइंट सिटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि विधान परिषद की ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो उसको बिल को कानून बनने से रोक ले जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि राज्यसभा की तुलना में विधान परिषद की सिग्निफिकेंस, उसकी पोजीशन और उसकी अथॉरिटी बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग ऑर्डिनरी बिल्स की बात किए, ठीक है। मनी बिल्स में ये प्रावधान नहीं है, वो अलग है मनी बिल्स के प्रावधान, वो अभी हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई बिल प्रस्तुत हुआ, विधान परिषद में सीधे प्रस्तुत हो गया ऑर्डिनरी बिल। हम लोगों ने अभी देखा कि विधान सभा में पहले पास हुआ, फिर विधान परिषद में गया, विधान परिषद में आपत्तियां होने लग गई, दिक्कत होने लग गई, तो हम क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन मान लीजिए इसका उल्टा होता है, विधान परिषद में कोई बिल पहले प्रस्तुत हुआ ऑर्डिनरी बिल तो कहीं भी प्रस्तुत हो सकता है पहले, तो विधान परिषद में प्रस्तुत हुआ, वहां पास हो गया, उसके बाद विधानसभा में गया और विधानसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इस केस में बिल खत्म हो जाएगा और वो डेड हो जाएगा बिल। अब क्योंकि अल्टीमेट पावर विधानसभा की है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो अब विधानसभा को ओवर रूल करके वो कानून नहीं बन सकता, विधान परिषद को ओवर रूल करके कानून बन सकता है, ठीक है। आइए इसको आर्टिकल 197 को डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया जाता है, इसके बाद पास होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या ऑप्शन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये ऑप्शन है कि वो पास कर दे एज इट इज विदाउट अमेंडमेंट, वो पास कर दे विथ अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट विधानसभा को मंजूर भी हो सकते हैं, नामंजूर भी हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रिजेक्ट कर दे बिल को, वो 3 महीने तक पेंडिंग भी रख सकती है, कोई एक्शन न ले सकती है। तो इस केस में बिल पास माना जाएगा दोनों हाउस द्वारा और गवर्नर को भेज दिया जाएगा मंजूरी के लिए। इन तीनों केसेस में विधानसभा फिर से बिल पास करेगी और विधान परिषद को भेजेगी। आपकी विधान परिषद फिर से अमेंडमेंट कर देती है जो कि विधानसभा को मंजूर नहीं है, रिजेक्ट कर देती है बिल, या फिर 1 महीने तक कोई निर्णय नहीं लेती उस पर। तो इन तीनों ही केस में बिल दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा, इवन दो विधान परिषद को आपत्तियां हैं इस तरीके की, तब भी माना जाएगा पास है उनके द्वारा भी, और गवर्नर को भेज दिया जाएगा उनके एसेंट के लिए। किस फॉर्म में पास माना जाएगा, जिस फॉर्म में सेकेंड टाइम विधान सभा ने पास किया था। ये एक डायग्राम के फॉर्म से आप बहुत आराम से समझ सकते हैं इसको। तो अब आर्टिकल 198 देख लेते हैं, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ठीक है। देखिए, मनी बिल पास करने का तरीका स्टेट लेजिस्लेचर में अलग है ऑर्डिनरी बिल की तुलना में। ऑर्डिनरी बिल का अभी आपने डिस्कस कर लिया। तो पहली बात तो कि मनी बिल केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, विधान परिषद से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके लिए गवर्नर की मंजूरी बहुत जरूरी है, बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना वो मनी बिल विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और जितने भी मनी बिल होते हैं ना, वो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं और केवल एक मिनिस्टर द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ऑर्डिनरी प्राइवेट मेंबर्स द्वारा नहीं किए जा सकते। अच्छा, जैसे अगर किसी राज्य में विधानसभा है, केवल विधान परिषद नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विधानसभा पास करेगी, उसको गवर्नर के पास भेज देगी मंजूरी के लिए। लेकिन अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों है और मनी बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, तो विधानसभा पहले पास करेगी, उसके बाद विधान परिषद के पास भेज देगी। किस लिए? केवल रिकमेंडेशंस के लिए, मंजूरी के लिए नहीं, केवल रिकमेंडेशंस के लिए भेज देगी। और अब विधान परिषद की ये ड्यूटी है कि वो 14 दिनों के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस के साथ उस बिल को वापस भेजे विधानसभा को।
14 दिन का मैक्सिमम पीरियड है, 14 दिन के अंदर वो वापस करे बिल को अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। अब विधानसभा के पास पावर है, वो चाहे तो सारी उसकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दे, सारी को एक्सेप्ट कर ले, कुछ को एक्सेप्ट कर ले, कुछ को रिजेक्ट कर दे, ये सारी उसके पास पावर है विधान सभा के पास। अगर मान लीजिए विधानसभा कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर वो मनी बिल पास माना जाएगा। किस फॉर्म में पास माना जाएगा? जो भी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हुई हैं, विधान परिषद द्वारा करी गई रिकमेंडेशंस जो एक्सेप्ट कर ली गई विधानसभा द्वारा, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए वो पास माना जाएगा। और बाकी जो रिजेक्ट कर दी गई है उनको हटाते हुए, ठीक है। अगर मान लीजिए विधानसभा एक भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं करे, तो भी दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा। किस फॉर्म में? जिस फॉर्म में विधानसभा ने पास किया था। तो ठीक है, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं होंगी, क्या बोलते हैं, विधान परिषद वाली। मान लीजिए 14 दिन के अंदर उन्होंने वापस ही नहीं किया, तो फिर जिस फॉर्म में इन्होंने क्या बोलते हैं विधानसभा ने पास किया था, उसी फॉर्म में दोनों सदनों द्वारा पास किया माना जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि जैसे ऑर्डिनरी बिल में था, वैसे ही मनी बिल में भी है कि विधानसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू विधान परिषद। मनी बिल्स के केस में तो केवल 14 दिन का डिले करने की पावर है विधान परिषद के पास। विधान परिषद न तो अमेंड कर सकती है, न ही रिजेक्ट कर सकती है किसी मनी बिल को। राज्यसभा के संग भी यही था कि वो भी ना अमेंड कर सकती थी ना रिजेक्ट कर सकती थी। विधान परिषद भी यही है, केवल रिकमेंडेशन देने की ही पावर है। अच्छा, कोई बिल अगर पास हो जाता है, तो उस मनी बिल अगर कोई पास हो जाता है तो और गवर्नर के पास भेजा जाता है, तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपनी एसेंट दे दें, या अपनी एसेंट विथहोल्ड कर लें, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो उसको रिजर्व कर ले बिल को। गवर्नर कभी भी मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को वापस नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। वहां पे सेंटर में भी यही था, पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकते थे मनी बिल को, उसी तरीके से इस केस में भी गवर्नर वापस नहीं कर सकते मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा, जो मनी बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी एसेंट दे दे या विथहोल्ड कर ले अपनी एसेंट, वो भी वापस नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। आइए इसी को डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल पास हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास प्रस्तुत किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को 14 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। क्या हुआ? 3 सिनेरियो हो सकते हैं। उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, असेंबली ने सारी या कुछ रिकमेंडेशंस मान ली, तो फिर उस केस में जिस फॉर्म में जो भी मॉडिफाइड फॉर्म है, उस फॉर्म में बिल पास माना जाएगा दोनों सदनों द्वारा। ऐसे विधानसभा ने एक भी रिकमेंडेशन नहीं मानी, या विधान परिषद ने 14 दिन तक रखे रहा, वापस ही नहीं किया, तो जिस फॉर्म में विधानसभा ने पास किया था, उस फॉर्म में दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाएगा। आर्टिकल 199 देख लेते हैं। आर्टिकल 199 में मनी बिल की डेफिनेशन दी गई है। इनमें से कोई भी प्रावधान अगर किसी बिल में है तो वो मनी बिल है। कैसा प्रावधान? टैक्स से संबंधित। टैक्स से संबंधित कैसा? टैक्स लगाना, अबॉलिश करना, कोई छूट देना, कोई चेंज करना, उसको रेगुलेट करना, ठीक है, इससे संबंधित कोई भी प्रावधान है तो वो मनी बिल है, टैक्स से। अच्छा, इसके अलावा द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी। कोई स्टेट गवर्नमेंट मनी बोरो कर रही है या कोई गारंटी दे रही है किसी को, या फिर
or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the state. इसके संबंध में भी कोई बिल है तो वो मनी बिल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट की कस्टडी और उसमें से उसमें पैसे डालना, उससे पैसे निकालना, इसके संबंध में कोई बिल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट में पैसे डालना, पैसे निकालने के संबंध में कोई बिल है तो वो भी मनी बिल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसे खर्च करना, उसके संबंध में है तो मनी बिल है। अच्छा, द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपेंडिचर टू बी expenditure charged on the consolidated fund of the state or the increasing of amount of any such expenditure। किसी एक्सपेंडिचर को ये डिक्लेयर करना कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे चार्ज किया जाएगा या फिर उसका अमाउंट बढ़ाना उस खर्चे का, तो वो भी मनी बिल है। रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट और द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट और द कस्टडी ऑफ इशू ऑफ सच मनी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के बिहाफ पे कुछ पैसे रिसीव करना या पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट पे के बिहाफ पे कुछ पैसे रिसीव करना और उस पैसे का कस्टडी रखना और उस पैसे को इशू करना, इसके संबंध में कोई बिल है तो भी वो मनी बिल है। इसके अलावा A to F 6 पॉइंट्स थे, इसके इनसे जुड़ा हुआ कोई मैटर है तो भी वो मनी बिल होगा। ठीक है ना। कब वो मनी बिल नहीं होगा? कब वो मनी बिल नहीं होगा? वो मनी बिल नहीं होगा जब कोई फाइन लगाया जा रहा हो या कुछ पेनाल्टी लगाई जा रही हो किसी बिल में, तो केवल फाइन लगाना या पेनाल्टी लगाने से वो मनी बिल नहीं बन जाएगा। या फिर कोई लाइसेंस फी की या सर्विसेज की फीस ली जा रही हो, लाइसेंस ली जा रही हो, लाइसेंस फीस या फिर सर्विसेज की फीस ली जा रही हो या दी जा रही हो, तो इसकी वजह से वो मनी बिल नहीं हो जाएगा क्योंकि रुपए पैसे का लेन देन हो रहा है। अच्छा, कोई लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी जो है लोकल पर्पस के लिए वो कोई टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो वो भी मनी बिल नहीं होगा क्योंकि वो लोकल बॉडी कर रही है। तो उसमें टैक्स लगाना, हटाना, छूट देना, चेंज करना, रेगुलेट करना, इन सभी मैटर्स में वो क्योंकि लोकल अथॉरिटी या लोकल बॉडी द्वारा लोकल पर्पस के लिए लगाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो वो मनी बिल नहीं होगा। अच्छा, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है ये डिसाइड कौन करेगा? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, सॉरी स्पीकर ऑफ विधानसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेंगे। तो कि वो मनी बिल है कि नहीं है। स्पीकर की क्या ड्यूटी है? जब भी वो मनी बिल विधान परिषद को भेजा जाए तो इस पे एक सर्टिफिकेट दें कि ये मनी बिल है, और जब भी वो गवर्नर को भेजा जाए उनकी कंसेंट के लिए तो उस पे वो सर्टिफिकेट दें कि ये मनी बिल है। अच्छा, अब आर्टिकल 200 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 200 है एसेंट टू बिल्स। अगर कोई बिल पास कर दिया गया विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विधान परिषद हर जगह नहीं है, केवल 6 जगहों पे है, 6 राज्यों में है, तो अगर जहां नहीं है तो वहां केवल विधानसभा द्वारा पास कर दिया गया, उसके बाद वो गवर्नर के पास प्रस्तुत किया जाता है उनकी कंसेंट के लिए, उनकी एसेंट के लिए। अब गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस हैं। वो अपना एसेंट दे दे, कंसेंट दे दे, वो अपना एसेंट विथहोल्ड कर ले, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो रिजर्व कर ले बिल को, या फिर अगर मनी बिल नहीं है तो दूसरा कोई बिल है तो फिर वो एक मैसेज के साथ विधानसभा, विधान परिषद को वापस कर दे और क्या बोलते हैं कि हमें इसमें ये चेंजेस उचित लग रहे हैं, ठीक है। किस लिए वापस कर सकते हैं? रिकंसिडर करने के लिए। तो उसके 3 पर्पज हो सकते हैं वापस करने के लिए। पूरे बिल को ही रिकंसिडर करना,
कोई कुछ खास प्रावधान को रिकंसिडर करना, या फिर वो गवर्नर अपनी तरफ से कुछ संशोधन दे सकते हैं, संशोधन का सुझाव दे सकते हैं कि इन संशोधनों को इसमें डाला जाए। ठीक है, तो ये इन चीजों 3 पर्पज से वो वापस कर सकते हैं। अगर बिल फिर से दोबारा पास कर दिया गया, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑर्डिनरी बिल दोबारा से फिर से पास कर दिया गया गवर्नर, तो फिर अब गवर्नर अपनी कंसेंट रोकेंगे नहीं, उनको कंसेंट देना ही होगा। अच्छा, मान लीजिए जो ये करते हैं, गवर्नर के पास जाता है बिल, गवर्नर अपनी एसेंट दे देते हैं, तो फिर वो बिल कानून बन जाता है और कानूनी किताबों में चला जाता है। ठीक है, गवर्नर अपनी एसेंट विथहोल्ड कर लेते हैं, तो वो कभी भी वो बिल खत्म हो जाता है और कभी भी कानून नहीं बन पाता। इसीलिए कहते हैं गवर्नर के पास सस्पेंसिव वीटो पावर है। ठीक है, गवर्नर वापस कर देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए बिल, और अगर बिल दोबारा पास कर दिया जाता है तो फिर आप गवर्नर को कंपलसरी है कि वो अपना एसेंट दे। अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेते हैं तो आर्टिकल 201 में हम पढ़ेंगे कि क्या प्रावधान है, उसके हिसाब से होगा। आइए इसको एक डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है गवर्नर के पास। जब लेजिस्लेचर द्वारा पास कर दिया गया, वो अपनी एसेंट दे देते हैं, वो तो बिल कानून बन जाता है, और अगर अपनी विथहोल्ड कर लेते हैं एसेंट तो कानून कभी नहीं बन पाता है, बिल खत्म हो जाता है। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट या तो अपनी एसेंट दे सकते हैं, अपनी एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो गवर्नर को बोल सकते हैं कि इसको विधानसभा को वापस करिए रिकंसिडर करने के लिए, और विधानसभा को 6 महीने के अंदर रिकंसिडर करके वापस करना होता है। एक और ऑप्शन है गवर्नर के पास, वो विधानसभा को अपनी तरफ से ही वापस कर सकते हैं, लेकिन केवल ऑर्डिनरी बिल से। किस लिए वापस कर सकते हैं? पूरा बिल रिकंसिडर करने के लिए, कुछ खास प्रावधान रिकंसिडर करने के लिए, और गवर्नर द्वारा सुझाए गए कुछ अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर विधान परिषद द्वारा दोबारा पास कर दिया जाता है अमेंडमेंट के साथ, बिना अमेंडमेंट के साथ, तो इस बार गवर्नर को अपनी मंजूरी देनी ही होगी। आइए आर्टिकल 201 देख लेते हैं। आर्टिकल 201, जो बिल्स प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किए गए, तो अगर चाहे वो ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, तो प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकते हैं या अपनी एसेंट विथहोल्ड भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उस केस में वो एक मैसेज के साथ वो गवर्नर को वापस कर सकते हैं कि बिल इसको वापस करिए आप विधान परिषद को, अपने एक मैसेज के साथ। ठीक है, और उस केस में 6 महीने के अंदर विधान परिषद को, दोनों हाउसेस को, अगर एक है तो एक को रिकंसिडर करना होगा, फिर विथ अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट उसको वापस भेजना होगा प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट का पढ़ा था और फिर ये विधानसभा स्टेट का पढ़ा, तो आइए देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी बिल्स के केस में दोनों में क्या अंतर है। ऑर्डिनरी बिल्स किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट है, ये स्टेट लेजिस्लेचर है, किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी में, इसमें भी किसी भी सदन में। कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर। मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर सेम है। कब ये डीम टू बी पास माना जाता है? यहां पे अंतर है, जब दोनों सदन एग्री कर जाएं विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, दोनों सदनों के पास पावर है, लोकसभा राज्यसभा के पास, वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो पास होने से रोक सकते हैं। ठीक है, यहां भी लिखा है कि when both the houses agree to the ordinary bill,
लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें अंतर है कि वो वो विधान परिषद को ओवररूल करके भी पास कराया जा सकता है। ठीक है, रीडिंग्स क्या होती है, सेम है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। क्या डेडलॉक हो सकता है दोनों सदनों के बीच में? डेडलॉक कब हो सकता है? जब दूसरा सदन रिजेक्ट कर दे बिल को, ऐसे अमेंडमेंट प्रश्न डाल दे जो पहले सदन को मंजूर नहीं है, और या फिर 6 महीने तक बिल को पास ही न करे। यहां भी वही है, रिजेक्ट कर दे, अमेंडमेंट्स डाल दे ऐसे जो मंजूर नहीं है लोकसभा विधानसभा को, 3 महीने तक पास ही ना करे। ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है, पार्लियामेंट के केस में हो सकती है, विधानसभा के केस में नहीं हो सकती है। ओवरराइड करने की पावर, लोकसभा ऑर्डिनरी बिल के केस में ना लोकसभा राज्यसभा को ओवरराइड कर सकती है, ना राज्यसभा लोकसभा को ओवरराइड कर सकती है। दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। यहां पे लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पावर टू ओवरराइड। कैसे ओवरराइड करेगी? दोबारा से पास कर दिया बिल को। अगर विधान परिषद सहमत नहीं हो रही है, अपनी सहमति नहीं दे रही है, तो लोक विधानसभा ओवरराइड कर देगी विधान परिषद को दोबारा से बिल पास करके। ठीक है, और फिर विधान परिषद की मंजूरी के बिना भी बिल पास होकर गवर्नर के पास चला जाएगा। अच्छा, अब यही सेम चीज मनी बिल के केस में देख लेते हैं। सेम चीज है, किस हाउस में पहले प्रस्तुत होगा? केवल लोकसभा में, केवल विधानसभा में? रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है तभी प्रस्तुत होगा, गवर्नर की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। कौन प्रस्तुत करेगा? मिनिस्टर प्रस्तुत करेंगे, मिनिस्टर प्रस्तुत करेंगे। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, वो केवल रिकमेंडेशन दे सकते हैं 14 दिन के अंदर। ठीक है, रिकमेंडेशन के साथ वापस करना होगा। सेम चीज है, 14 दिन के अंदर विधान परिषद को रिकमेंडेशंस के साथ वापस करना होगा। कोई अमेंडमेंट नहीं अलाउड है, कोई रिजेक्शन नहीं अलाउड है, दोनों को। लोकसभा अमेंडमेंट्स जो सुझाए गए हैं उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। विधानसभा अमेंडमेंट जो सुझाए गए विधान परिषद द्वारा उसको एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसमें बिल पास माना जाएगा, मॉडिफाइड फॉर्म में बिल पास माना जाएगा, दोनों ही केस में। अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ओरिजिनल फॉर्म में बिल पास माना जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में बिल पास माना जाएगा। रिकमेंडेशंस का को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा। 14 दिन में वापस नहीं किया तो फिर जो जिस फॉर्म में लोकसभा में पास हुआ था ओरिजिनल फॉर्म, उस फॉर्म में पास माना जाएगा। दोनों जिस फॉर्म में विधानसभा ने पास किया था उस फॉर्म में पास माना जाएगा दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, किसकी मर्जी चलेगी? लोकसभा की मर्जी चलेगी, राज्यसभा की मर्जी नहीं चलेगी। इसमें भी विधानसभा की मर्जी चलेगी, विधान परिषद की मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।